यहां पर देखिएगा हमने तीन बड़ी छोटी छोटी सी क्लास डिफाइन की है। ए एक एम्प्टी क्लास है, बी भी एक एम्प्टी क्लास है, सी भी एक एम्प्टी क्लास है। केवल मेन मेथड है इसमें। तीनों के हमने ऑब्जेक्ट बनाया और तीनों के ऑब्जेक्ट प्रिंटर मेथड में पास कर दिए। आपको बताना क्या आउटपुट आएगी। समझ नहीं आ रहा क्या आउटपुट आएगी? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंटर मेथड में पास कर सकते हैं? कर सकते हैं। कितने लोगों को लगता है? कुछ को लगता है। क्या आउटपुट आएगी? आउटपुट का पता नहीं, लेकिन कर सकते हैं, इतना पता है। ये देखने में बड़ा छोटा सा प्रोग्राम है, वास्तव में एक आपको बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बनाया। जावा को लॉन्च हुए 20 साल हो चुके। 20 साल पहले जब जावा की लाइब्रेरी बनाई जा रही थी तो किसी एक प्रोग्रामर को एक बहुत छोटा सा टास्क दिया गया था। उसको कितना छोटा टास्क था वो समझते हैं। जो भी प्रोग्रामर प्रिंट स्ट्रीम नाम की क्लास डिफाइन कर रहा था, उसे कहा गया था प्रिंट स्ट्रीम क्लास में प्रिंटर मेथड ऐसा भी डिफाइन करो जिसका यूज करके किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया जा सके। देखिए कितना छोटा काम था। किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया जा सके। जिस आदमी को मेथड डिफाइन करना था, क्या उसे पता था जावा में कितनी क्लास डिफाइन की जा सकती है? इनफाइनाइट। उनके नाम को जानता होगा? नहीं जानता होगा। फिर क्या उसने मेथड डिफाइन किया होगा? आंसर है यस। अब से 20 साल पहले जिस किसी ने भी प्रिंट स्ट्रीम क्लास डिफाइन की, उसने उसमें प्रिंटर मेथड डिफाइन किया जावा की किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए। 2 लाइन का कोड उसने केवल लिखा और वो 2 लाइन का कोड पिछले 20 साल से जावा की हर एक क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता चला आ रहा। पावर देखिए कितनी है। जावा अगर और 20 साल यूज होती है, वही 2 लाइन का कोड 20 साल में जितनी क्लासेस बनेगी उन सब के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेगा। और वो जो उसने मेथड डिफाइन किया होगा वो किसी एक क्लास के लिए डिफाइन किया होगा। क्या कहा गया था उसे? जावा की किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया जा सके। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट सिंक इन हो सके, आप सही से समझ सके, इसलिए मैंने एक दूसरा एग्जांपल यहां पर लिया है। ये है हमारे पास प्रिंट स्ट्रीम क्लास। आपको बताया गया था प्रिंट स्ट्रीम क्लास में जो प्रिंटर मेथड है वो ओवरलोडेड है। स्ट्रिंग के लिए, इंटीजर के लिए, कैरेक्टर के लिए, लॉन्ग, फ्लोट, शॉर्ट, डबल के लिए। वास्तव में वहां पर वो ऑब्जेक्ट के लिए भी ओवरलोडेड है। वहां पर एक मेथड है जिसका यूज करके आप किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकते हैं। अब जब हम मेथड डिफाइन करते हैं तो मेथड में हमें पैरामीटर रखना होता है। यहां पर अगर मैं 3 क्लास में ध्यान में रख के बात करूं, मान के चलते हैं जावा में केवल 3 ही क्लास डिफाइन की जा सकती है, ए, बी एंड सी, और मुझे तीनों के ऑब्जेक्ट प्रिंट करने। क्या मैं वहां पर ए लिख सकता हूं? ए लिखूंगा तो ए के लिए अलग मेथड डिफाइन करना पड़ेगा, बी के लिए अलग डिफाइन करना पड़ेगा, सी के लिए अलग डिफाइन करना पड़ेगा। अभी हमने माना 3 क्लास बन सकती है, वास्तव में तो इनफाइनाइट बन सकती है। कितने मेथड डिफाइन करने पड़ेंगे? इनफाइनाइट। कभी खत्म होगा प्रोसेस? नहीं होगा। वास्तव में मेथड इंडिविजुअल क्लास के लिए डिफाइन किया ही नहीं गया है। आपको बताया गया था जावा में हर एक क्लास ऑब्जेक्ट की सब क्लास होती है। मींस जो हमें लग रहा है ए बी सी एम्प्टी क्लासेस है, वो एम्प्टी क्लासेस नहीं है। वो ऑब्जेक्ट की फीचर्स को इनहेरिट करती है। उनमें वो कोड है जो ऑब्जेक्ट क्लास में लिखा हुआ है। जिस प्रोग्रामर को ये मेथड लिखने के लिए दिया गया था, वो प्रोग्रामर ये बात जानता था कि जावा की हर एक क्लास ऑब्जेक्ट की सब क्लास है। अगर मैं ऑब्जेक्ट फैमिली के लिए एक मेथड डिफाइन कर दूं, हर एक क्लास पे अप्लाई हो जाएगा और वो कभी भी बने, उसका नाम कुछ भी हो। क्या किया होगा उसने यहां पर लिखा ऑब्जेक्ट। अभी जो हमने अकाउंट वाला एग्जांपल लिया था उसी के अकॉर्डिंग फैमिली क्लास या सुपर क्लास का नाम यूज किया गया पैरामीटर डिफाइन करने के लिए। अब इससे एक चीज आसान हो जाती है, आपकी क्लास का नाम कुछ भी हो, कभी भी आप उसे डिफाइन करें, उसका ऑब्जेक्ट
इस मेथड में पास किया जा सकता है। ए एक ऑब्जेक्ट है, मींस ए का ऑब्जेक्ट यहां जा सकता है। बी एक ऑब्जेक्ट है, बी भी यहां पास किया जा सकता है। सी इज अगेन ऑब्जेक्ट, आपको बताया था जब कोई क्लास किसी क्लास को एक्सटेंड करती है उन दोनों के बीच में इसे रिलेशन बन जाता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट की सब क्लासेस है वो ऑब्जेक्ट है। ये मेथड ऑब्जेक्ट के लिए है, इसका मतलब यहां पर सभी सब क्लासेस जा सकती है, बात समझ आती है। अब फैमिली से केवल नाम मिलता है, हमने पैरामीटर डिफाइन कर लिया, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्ट में क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हमें जनरलाइज बिहेवियर डिफाइन करना है, मींस फैमिली के लिए बिहेवियर डिफाइन करना है, तो दो चीजें होनी चाहिए। पहली फैमिली, बिल्कुल सही बात। दूसरी कॉमन बिहेवियर होना चाहिए फैमिली में, सही बात है। यहां पर कितनी चीजें हैं हमारे पास? फैमिली, कॉमन बिहेवियर है, दिख नहीं रहा है। जिस तरह से लाइब्रेरी में डिफरेंट स्ट्रीम नाम की क्लास डिफाइन की गई है, उसी तरह से सन माइक्रोसिस्टम ने लाइब्रेरी क्लास बनाई है। ऑब्जेक्ट, इस क्लास के अंदर कुछ मेथड डिफाइन किए गए, बहुत सारे मेथड है, यहां पर केवल एक मेथड की बात करते हैं। सन माइक्रोसिस्टम ने लाइब्रेरी में ऑब्जेक्ट नाम की क्लास दी जिसमें बहुत सारे मेथड हैं। उनमें से एक मेथड आपको बताया जा रहा है टोस्ट्रिंग। ऑब्जेक्ट क्लास में टोस्ट्रिंग नाम का एक मेथड डिफाइन किया गया है जिसका पर्पस है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। जावा में हर एक ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मींस ईच ऑब्जेक्ट इन जावा हैज ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। अब इस मेथड में कुछ डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन दी गई है। क्या कोड लिखा गया वो मैं यहां पर लिख देता हूं। ये मेथड ऑब्जेक्ट की क्लास का नाम @ और हैश कोड मींस एक नंबर, आगे जाके हैश कोड मेथड के बारे में भी बताएंगे आपको। जिस तरह से टोस्ट्रिंग मेथड ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन देता है, उसी तरह से हैश कोड मेथड ऑब्जेक्ट का न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन देता है। जावा में हर एक ऑब्जेक्ट को हम एक स्ट्रिंग से और हर एक ऑब्जेक्ट को एक नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह है डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन। अब जो प्रोग्रामर ये मेथड डिफाइन कर रहा था उसे इतना पता था हर एक क्लास ऑब्जेक्ट की सब क्लास है, और उसे इतना भी पता था हर एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब देखिए उसने क्या कोड लिखा, 2 लाइन लिखी उसने। जो भी ऑब्जेक्ट इस मेथड में आएगा उस ऑब्जेक्ट से उसकी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन मांगी जाएगी और फिर उस स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को स्ट्रिंग वाले प्रिंटर मेथड से प्रिंट करा दिया जाएगा। अब हमें यहां पर समझना है, यहां पर मैंने फिर 2 लिखा है। एक मेथड कॉल है, मेथड कॉल है तो इसकी कुछ बाइंडिंग होगी। बता सकते हैं कैसी बाइंडिंग होगी? चेक करते हैं। कंपाइलर सबसे पहले इस पर्टिकुलर मेथड कॉल से इस मेथड की क्लास आइडेंटिफाई करेगा। ओ का टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट, यानी कि कंपाइलर टोस्ट्रिंग मेथड कहां जाके ढूंढेगा? ऑब्जेक्ट क्लास में। ऑब्जेक्ट क्लास में ये मेथड स्टार्टिंग है? नहीं। कंस्ट्रक्टर है? नहीं। प्राइवेट है? नहीं। क्या हमने सुपर कीवर्ड के थ्रू कॉल किया है? नहीं। मींस ना तो मेथड स्टैटिक है ना स्पेशल केस में कॉल करता है। इंटरफेस का मेथड है। 4 इंस्ट्रक्शन आपको बताए थे। कौन सी इंस्ट्रक्शन जनरेट होनी चाहिए? इन्वोक, वर्चुअल मींस डायनेमिक बाइंडिंग होगी। 2 कॉन्सेप्ट आ गए वापस। जहां कहीं भी जनरलाइज मेथड डिफाइन किए जाएंगे वहां फैमिली का नाम यूज किया जाएगा और मेथड्स की डायनेमिक बाइंडिंग होगी, जिसकी वजह से जनरलाइजेशन पॉसिबल होगा। अब फायदा क्या है इससे वो देखते हैं। मान के चलते हैं अभी हमने अपनी क्लास में कहीं भी टोस्ट्रिंग मेथड ओवरराइड नहीं किया। पहले मैंने एक क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया, यहां पर पास कर सकते हैं। यहां से टोस्ट्रिंग मेथड इन्वोक हुआ ऑब्जेक्ट के ऊपर। किसके ऑब्जेक्ट के ऊपर? ए। बिल्कुल सही बात। ए क्लास में ढूंढा जाएगा क्या कोई टोस्ट्रिंग मेथड है? नहीं है।
अगर क्लास में मेथड नहीं मिलता तो कहां ढूंढा जाता? इमीडिएट सुपर क्लास में। एक ही इमीडिएट सुपर क्लास कौन है? ऑब्जेक्ट। यहां पे टोस्ट्रिंग मेथड मिल जाएगा। ये मेथड क्लास का नाम, यानी कि यहां से a और कोई नंबर प्रिंट हो जाएगा। सेम वे में जब b का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, b से भी उसकी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन मांगी जाएगी। अब b के पास अपनी अभी कोई स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ऑब्जेक्ट वाली स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। क्या प्रिंट होगा? b नंबर। सेम वे में जब हम c का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, c के ऑब्जेक्ट से भी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन मांगी जाएगी। क्या उसके पास अभी है अपनी? नहीं, लेकिन पैरेंट की डायरेक्ट हो रही है उसमें स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, जिसकी वजह से यहां पर c एक नंबर आ जाएगा। अब ये जो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है जो हमें पैरेंट से मिल रही है, ये बेकार है। अगर हम चाहे तो क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। बदल के देखते हैं, मान के चलते हैं। अब की बात, हमने जो अपनी क्लासेस हमने थोड़े से चेंज किए। अब की बार हमने तीनों क्लासेस में टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड कर दिया है। ए के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड है जिससे हम रिटर्न करा रहे हैं इट इज ए, सी के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड है जिससे हम रिटर्न करा रहे हैं इट इज सी, और बी के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड है जिससे हम रिटर्न करा रहे हैं इट इज बी। डायग्राम में हमने चेंज कर दिया। अब ए के पास अपनी खुद की स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है, बी के पास अपनी खुद की स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है, सी के पास अपनी खुद की स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है। अब दोबारा से सेम प्रोग्राम अगर हम एग्जीक्यूट कराएं, यहां से जब हमने ए क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया, डायनेमिक बाइंडिंग की वजह से किस क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा? ए का क्या रिटर्न होगा? इट इज ए। स्ट्रिंग वाले प्रिंटर मेथड से प्रिंट करा दिया जाएगा, आउटपुट आएगी इट इज ए। अगर ये आउटपुट आती है तो एक चीज कंफर्म हो जाएगी कि प्रिंट अलग मेथड को जब हम कोई ऑब्जेक्ट देते हैं वो पहले उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है ये हमने टू स्ट्रिंग मेथड में लिखी हुई है और हमने टू स्ट्रिंग मेथड को कहीं कॉल नहीं किया है। अगर आप देखें तो हमने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, वो ऑब्जेक्ट किसे दिया? प्रिंट अलग को। अगर ये आउटपुट आ रहा है इसका मतलब प्रिंट अलग मेथड ऐसे लिखा गया है, प्रूव हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बी का ऑब्जेक्ट पास करता हूं, अब टू स्ट्रिंग मेथड किस क्लास का इन्वोक होगा? बी का। क्या आएगा? इट इज बी। स्ट्रिंग वाला प्रिंटर मेथड उसे प्रिंट कर देगा, और जब मैं सी का ऑब्जेक्ट पास करूंगा तो सी का मेथड कॉल होगा, आउटपुट आएगी इट इज सी। एडवांटेज को समझ में आ रही है? ये दो लाइन का कोड अब से 20 साल पहले लिखा गया। पिछले 20 साल से जावा की हर एक क्लास के ऑब्जेक्ट को ये प्रिंट करता चला आ रहा है। अगले 20 साल तक या अगले 50 साल तक जब तक जावा चलेगी तब तक यही दो लाइन का कोड आपकी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट कर सकता है। दिस इज द पावर ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये एक जनरलाइज्ड बिहेवियर है। ये पूरी ऑब्जेक्ट फैमिली के लिए डिफाइन किया गया है। यहां ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट क्लास नहीं है बल्कि फैमिली है। अब धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको समझ आना शुरू होगा कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए मेथड कम डिफाइन किए गए हैं, क्लासेस के लिए भी कम डिफाइन किए गए हैं, फैमिलीज के लिए ज्यादा डिफाइन किए गए हैं, क्योंकि उससे हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। वो मेथड जो क्लासेस आज अवेलेबल है उनके साथ भी काम करते हैं, और जो क्लासेस फ्यूचर में बनेगी वो उनके साथ भी काम करेंगे। यह है फ्यूचरिस्टिक प्रोग्रामिंग। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? पावर है कॉन्सेप्ट में कुछ? कितने एग्जांपल बताए मैंने? 2। एक बैंक का एग्जांपल बताया जिसमें बैंक ने आपसे कहा कि सभी अकाउंट्स में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दें के लिए मेथड डिफाइन करो। दूसरा मैंने कहा लाइब्रेरी बनाते समय एक प्रोग्रामर को कहा गया जावा की हर एक क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए मेथड डिफाइन करो। दोनों केस में फैमिली के लिए मेथड डिफाइन किया गया। इनहेरिटेंस की नाम वाली चीज फीचर यूज की गई, डायनेमिक बाइंडिंग की गई। यहां पर 1 और 2 का वही मतलब है जो इससे पहले था। 1 का मतलब name of the superclass is used to define the parameters so that object of subclass can be received as arguments. 2 का मतलब है
method called is dynamically bounded. इतनी बात सबको समझ आती है? यहां तक आपको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है ये समझ में आ जाना चाहिए। अब ये टॉपिक अभी तक नहीं हुआ, अब हमें इसके आगे की बात करनी है।